Hello student, today we have topic on constitution bodies and saturated bodies. Okay, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 7 का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. ओके ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती है? बेसिकली क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज उनको बोला जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं और साथ साथ में उनका वो मेंशन होती है, उनका स्पेशल एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनको परफॉर्म करना होता है, और ताकि वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि क्या है, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके स्टेट में. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उनको बोला जाता है जिनका एक स्पेशल डेडिकेट आर्टिकल हो और जिसका जिक्र हमारे संविधान में हो, और उसके पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, उसके रोल्स हैं क्या, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेंशन में हो, ताकि क्या हमारा स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. ओके, तो वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और उनका क्लियर मैंडेट होता है कि वो क्या इंश्योर कर सके, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में. तो फर्स्ट हमारी जो कौन सी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. स्टूडेंट, मैंने आपको लेक्चर भी कराया था इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का, और उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. तो इसका, क्योंकि इसका डेडिकेट आर्टिकल गिवन है, आर्टिकल 324. इसका फंक्शन क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के काउंसिल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस ऑफ प्रेसिडेंट के इंडिया, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को डिलिमिटेट करना, डिसाइड करना क्वालिफिकेशन क्या, डिस्क्वालिफिकेशन क्या कैंडिडेट की, और पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन करना, उनको रेगुलेट करना. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक चीफ कमिश्नर है और दो चीफ कमिश्नर है. ठीक है, ये है एक मल्टी मेंबर बॉडी. ओके, ये मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था. ओके, फिर हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस है, यूपीएससी. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. ओके, तो यहाँ ये जो हमारा इस लेक्चर को पढ़ाने का इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाता है, या फिर कि आपको चार बॉडी का नाम दे दिए जाएंगे और पूछ जाएंगे इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कौन सी नहीं है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो. फिर जो हमारी नेक्स्ट बॉडी है वो है यूपीएससी. ओके, नेक्स्ट बॉडी हमारी है यूपीएससी. यूपीएससी हमारा आर्टिकल है 315 आर्टिकल है. आर्टिकल इसके फंक्शन क्या है कि कंडक्ट कराना एग्जाम के लिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस. और साथ साथ में क्या है, सेंट्रल सर्विस के लिए होता है और पब्लिक सेक्टर के लिए होता है. और ये बेसिकली क्या है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ देयर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और सर्विस रिलेटेड चीजों को. ओके, ओके. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और अनदर मेंबर होता है, एटलीस्ट दो मेंबर होते हैं. ठीक है, और 2 से 10 के बीच में मेंबर होते हैं. फिर हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये आर्टिकल 315 पर है. इसके फंक्शन क्या है? ये सिमिलर फंक्शन होते हैं इसके यूपीएससी के. ये हमारा उस पर होता है यूनियन लेवल, मतलब ऑल इंडिया सर्विस पर होता है. ये कौन सा होता है? स्टेट लेवल पर होता है. ओके, फिर फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है. ठीक है, कई बार आर्टिकल भी आ जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है.
फिर हमारा जो फाइनेंस कमीशन का वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना जो हमारे फंड्स है वो सेंटर और सेंटर स्टेट के बीच में, रिकमेंडेशन देना कि टैक्स का कैसे जो टैक्स रेवेन्यू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर स्टेट के बीच में, और साथ साथ में एडवाइस करता है कैसे हम जो फाइनेंशियल रिलेशन है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट कैसे हम हो सके, ठीक है, मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी ये देता है, और साथ साथ में सजेशन देता है स्टेट को, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरमैन होता है और अनदर मेंबर होता है, वो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया की होती है, CAG की, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। ये आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट रखना, आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 148 है। इसके फंक्शन क्या है, ऑडिट एंड रिपोर्ट देता है रेवेन्यू की और क्या क्या एक्सपेंडिचर किए हैं यूनियन और स्टेट ने, ठीक है। और ये इंश्योर करता है जो पब्लिक फंड है वो कैसे, उनको हम कैसे इफिशिएंटली यूज कर सके, ये प्रोवाइड करता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांस 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 सॉरी ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या एक सिंगल ऑफिसर होता है, वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। फिर हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ द आर्टिकल 76 होता है, इसके फंक्शन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में। और ये लीगल एडवाइस होता है, लीगल एडवाइस होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट का। ये क्या है, चीफ एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये कौन कौन से भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। और ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट में बैठ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। पर ये अटॉर्नी जनरल है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर वहाँ की जो मीटिंग है उसमें वो बैठ सकते हैं, ओके। और ये एक सिंगल ऑफिसर होता है, ठीक है, ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं इनके। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 21 के तहत, और थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज की गई थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स। इसके फंक्शन क्या है, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, साथ साथ में जो भी कंप्लेंट है, रिक्वायरी है, जो हमारे वॉलेशन ऑफ राइट्स हो रहे हैं उनको अंडरटेक करना, उनको इंक्वायरी करना, और साथ में उसमें रिकमेंड करना कैसे जो ह्यूमन राइट है उनको और भी प्रोटेक्ट करना। और साथ साथ में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरपर्सन है, और साथ साथ में यहाँ पे चीफ जस्टिस और अनदर मेंबर भी होते हैं। फिर आपकी जो नेक्स्ट बॉडी है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक हमारी ये हमारी बॉडी है, ये इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाता है। इसका भी जो आर्टिकल है वो बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था, पर ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेटरीज करना, सिक्योरिटी मार्केट और जो हमारे इन्वेस्टर उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और जो हमारी सिक्योरिटी देखना, सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ देखना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, ट्रेडिंग में, पब्लिक इश्यूज में, सिक्योरिटी रेगुलेशन में, यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं और भी मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारी जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ पे हमारा आर्टिकल है 338, और इसका फंक्शन क्या है कि मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेशन करना कि जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट है उनके सेफ गार्ड के लिए काम करना। साथ साथ में जो ये क्या है, इनके जो चेयरपर्सन है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग देयर इशू इफ दे आर फेसिंग लाइक एज शेड्यूल कास्ट एंड फॉर देयर वर्क फॉर वेलफेयर, उनके कल्याणकारी के लिए काम करते हैं। पे एक चेयरपर्सन होता है और अनदर मेंबर जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा कमीशन है वो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बेसिकली आर्टिकल 338 है। इसको याद करने का आपको सीधा सा ही आसान का तरीका यही है कि पहले जो शेड्यूल कास्ट के लिए आया, शेड्यूल कास्ट के लिए आर्टिकल 388 है, फिर एसटीज के लिए, एसटीज के 388 ए है, और फिर है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, ओके। 338 हमारा किसके लिए है, एस सी कैटेगरी के लिए, कास्ट के लिए, ओके। 338 एन सी एस सी, 338 एन एस एस टी ए, एंड 338 एन सी बी सी, ओके, ये भी, ठीक है। ये आपके हमारे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे वही है, फिर उनके प्रोटेक्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्ट के राइट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। फिर वही सेम इसमें है बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ओके।
फिर क्या है, ये अब हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था ये। और इसका फोकस वही है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करना, उनके कंप्लेंट को रिकमेंड इन्वेस्टिगेट करना, उनके लिए रिकमेंडेड मेजर लाना, ताकि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके। या फिर चेयरपर्सन होते हैं और अदर मेंबर होते हैं, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। फिर हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है, आर्टिकल 236 बोलता है, ठीक है, डेडिकेट आर्टिकल है हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल का। ये बेसिकली क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे हम प्रमोट सेंटेन कर सके, कॉर्पोरेशन प्रमोट कर सके, फैसिलिटेट कर सके, डिस्कशन कर सके, कोई भी अगर इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर उनको रिजॉल्व कर सके। रिकमेंड करता है कैसे हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर सके यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर हमारा जनरल काउंसिल है, ये भी हमें फेडरलिज्म में पढ़ा था, और इसका आर्टिकल सेम है, आर्टिकल 263। इसका बेसिकली क्या है, ये एक एडवाइजरी काम करता था कि जो क्या इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन बना रहे, और उसके साथ में क्या है, जो हमारे क्या है, रिजॉल्व करता है इशू रिलेटेड टू स्टेट एंड पार्टिसिपेट, कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन में जो भी इशू हो रहा है उसको रिजॉल्व करता है। वही है, इसके 5 जोनर है एस्टेब्लिश किए जाते हैं डिफरेंट रिलीजन ऑफ इंडिया। मैंने आपको 5 जोनर बताया, जैसे ईस्ट हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, नॉर्थन हो गया, साउथर्न हो गया, नॉर्थन ईस्ट हो गया, ठीक है। वो मैंने आपको फेडरलिज्म के लेक्चर में पूरा डिटेल में समझाया था। इंपॉर्टेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का, कि वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटीज होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि क्या है, ये डेमोक्रेसी में एक अच्छी जो डेमोक्रेसी है वो एक अच्छे से फंक्शन कर सके, फेयरनेस हो सके, अकाउंटेबिलिटी ला सके, ट्रांसपेरेंसी ला सके, क्या है, हमारे गवर्नमेंट प्रोसेस में। तो दीज आर दी 13 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, and please remember, please learn, and some are very important for exam point of view. Please remember and please learn carefully, okay? तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी सैचुरेटेड बॉडी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड बॉडी को करेंगे तो इट विल बी लॉन्ग लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सैचुरेटेड बॉडी।